हेलो बच्चों। तो आ गया है सेकंड पार्ट भी। एसी तक का हमने पहले पार्ट में कवर अप कर लिया था। अब एसी के बाद के चैप्टर्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज है और वो अच्छा खासा वेटेज है। अगर आपने 10th क्लास का देखा होगा कि 10th क्लास में मैंने जो जो बोला था उसमें से बहुत कुछ पेपर में फंसा था, तो कल के फिजिक्स के पेपर को भी करते हैं हम 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, चलो भाई देखिए, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीधे बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो भाई आपको यहां से सिर्फ एक चीज पढ़नी है, वो पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ठीक है ना? ओके, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ लेना, और डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट को एक बार देख लेना रिलेट करके। क्वेश्चन हो गया एक। ओके, नेचर, ट्रांसफर नेचर ऑफ ईएम वेव। दूसरा क्वेश्चन। ओके, तीसरा क्वेश्चन सीधे बात कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट। देखिए, पढ़ना तो सभी के यूजेस, लेकिन अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव और आपकी एक्सरे, ये तीन बहुत बार पूछी जाती हैं बेटा। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो स्पेक्ट्रम पूरा देखना है, लेकिन उनमें से तीन को तो बहुत अच्छे से देख लेना है। पेपर यहीं पर ही हम क्रैक कर दे रहे हैं पूरा। ठीक, एक बार अच्छे से वीडियो देख लोगे, पेपर में पूरे नंबर खींचोगे, परेशानी नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो आपको यहां से इतना ही पढ़ना है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो यही रहेगा। मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह कोर्स से हट चुकी हैं, उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट करंट, नेचर और यूजेस। ठीक, आ जाते हैं अगला। ये आ जाता है हमारा चैप्टर, यूनिट है ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9, और स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से। देख लीजिए, रे ऑप्टिक्स से बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन जो बनेगा। और हाँ, रे ऑप्टिक्स से एक चीज और है, एमसीक्यू भी बनेंगे। रे ऑप्टिक्स से एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है ना? ओके, सबसे पहली बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्फेरिकल मिरर में, मिरर देखिए स्फेरिकल मिरर आएगा। स्फेरिकल मिरर के ना जो यूजेस होते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके यूजेस जो होते हैं उन पे बेस्ड कोई एमसीक्यू बन सकता है। उनके यूजेस से मिलता, मतलब कुछ यूजेस का एप्लीकेशन टाइप का। ठीक है ना? तो फिर आ जाता है आपका मिरर फॉर्मूला, यहां से बन जाएगा न्यूमेरिकल। ट्रिपल स्टार कैटेगरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की बात चल रही है, तो बेटा ट्रिपल स्टार कैटेगरी के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। टीआईआर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ऑप्टिक फाइबर को पढ़ के जाना, यूजेस वगैरह आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद ज्यादा परेशान होना नहीं है। लेंस मेकर फॉर्मूला डेरिवेशन कर लेना बेटा, आ गया ये समझ लेना। इसके चांसेस ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रखा है, पूरे चांसेस बन रहे हैं पेपर में कल के। ठीक है ना? बोर्ड का पेपर 70 में 70 तोड़ना है, तो भाई एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? फिर बात करते हैं पावर ऑफ लेंसेस की। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप बन सकता है। ठीक है, वो भी डायरेक्ट पता ही आपको, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन होता है, यहां पे रख सकते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है ना? ओके, लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला जो है ना, लेंस फॉर्मूला, यहां पे ये न्यूमेरिकल बना सकते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है ना? इसको देख लेना एक बार, न्यूमेरिकल यहां पर। ठीक है, और बहुत ज्यादा यहां पे फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहां पे ना ये वाला पोर्शन जो है, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये देंगे ट्रिपल स्टार। तो पूरी रे ऑप्टिक्स में मैंने 3 जगह पे ट्रिपल स्टार कैटेगरी डाली है। ठीक है ना? तो वो
पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा रे ऑप्टिक्स है यार, ठीक है ना। तो ट्रिपल स्टार कैटेगरी है, कर डालिए, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स से ना न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल बन सकता है, बस न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल, जो कि कॉन्सेप्चुअल आपका एमसीक्यू में काम आएगा। बड़े क्वेश्चन में एक ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ, एक और चीज, जो रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस पे आता है ना, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये बेसिस है लेंस मेकर फॉर्मूला का। अगर उन्होंने डायरेक्टली यहां पे पुटअप नहीं करा क्वेश्चन, तो वो यहां पे पुटअप कर देंगे बच्चों, और यहां पे न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, और आपका थ्योरेटिकल यानी कि डेरिवेशन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को, और वो है हमारा वेव ऑप्टिक्स। भाई देखो, मेरा फेवरेट है वेव ऑप्टिक्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक चीज और समझाऊंगा भी मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में। देखिए इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हाइगन्स, ये है, ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी का है। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, दोनों में से कोई एक या दोनों पूछ लेगा हाइगन्स के साथ मिलाकर। यहां पे आपसे वो हाइगन्स के जो पोस्टुलेट्स है वो पूछ लेगा, और साथ में या तो रिफ्लेक्शन प्रूफ करने को देगा या रिफ्रैक्शन प्रूफ करने को देगा। ध्यान रखना भाई, चांसेस अच्छे खासे हैं, बहुत अच्छे खासे हैं, थोड़े भी नहीं, ठीक। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, जो कि मतलब शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, मतलब शॉर्ट आंसर में ही रहेगा ज्यादातर, तो जहां मुझे लग रहा है तो शॉर्ट आंसर में रहेगा, तो वो ये रहेगा आपका वेव फ्रंट। आपको पता है प्लेन वेव फ्रंट होती है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है, ठीक है ना। ये तीन टाइप की जो वेव फ्रंट है, यहां पर से थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ चले गए तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट भी पूछ सकता है। अगर आपको जानना है ये सब चीजें कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वेव फ्रंट क्या होती है, आप जाइए इंटरफेरेंस वाला टॉपिक उठा के देखिए, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। इंटरफेरेंस से पहले हाइगन्स प्रिंसिपल पे भी एक टॉपिक पूरा बना रखा है, आप पुरानी वीडियोस में हाइगन्स को भी पढ़ सकते हैं और इंटरफेरेंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन भी कराया है, ठीक है। पूरी वेव ऑप्टिक्स कवर अप कर रखी है पुराने वीडियोस में, तो आप वेव फ्रंट के बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे ड्रॉ करने क्लास है, एक नंबर का ही क्वेश्चन होगा वैसे तो ये, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है हाइगन्स का, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई, देखो इंटरफेरेंस की, ठीक, क्या क्या है। YDSC से फ्रिंज विड्थ का प्रूफ हटा दीजिए, वो नहीं है। अगर फ्रिंज विड्थ से कुछ आएगा तो न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल पकड़ना बड़ा आसान, देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया लैम्डा डी बाई डी, ये होती है फ्रिंज विड्थ। ये एक ब्राइट से दूसरी ब्राइट के बीच की डिस्टेंस, एक डार्क से दूसरे डार्क तक के बीच की डिस्टेंस। अब आपको करना क्या है, लेट अस सपोज करो यहां से चांसेस मैंने कहा ना न्यूमेरिकल के हैं या कॉन्सेप्चुअल के। अब देखिए जैसे सपोज करो आपसे कह दिया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, थर्ड डार्क फिफ्थ ब्राइट। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इस तरीके से एक वो बनाऊंगा, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, फिर कहूंगा फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क फिफ्थ ब्राइट। तो मैंने कहा था थर्ड डार्क से, ये हो गई थर्ड डार्क से फिफ्थ ब्राइट तक की डिस्टेंस। देखिए लैम्डा डी बाई डी, एक, दो और आधा, आधा इतना देता है बस, तो 2.5, 2.5 लैम्डा डी बाई डी। भैया इस मेथड को आप कहीं पे भी अप्लाई कीजिए, अरे बड़ी आसानी से आंसर निकलते हैं। इंटरफेरेंस में भी यूज करिए, डिफ्रैक्शन में भी, बट डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंजेस है कि सेंट्रल मैक्सिमम डबल विड्थ का है, बाकी सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल्ड पूरा, मैंने इसको डिटेलिंग, मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप वीडियो को चेक करिए, ठीक है ना। इंटरफेरेंस की बहुत
इजी वे में करा रखा है, ठीक है ना। और मेरी लाइव क्लास का सेशन था तो मैंने व्हाइट बोर्ड में करा रखा है, आप उसमें देखिए इसको। ओके, तो डेरिवेशन आपने करना नहीं था इसका। कोहेरेंट सोर्सेज, सस्टेन इंटरफेरेंस, भाई कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन चुका है, मान लीजिए बन गया है पेपर में। कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है ना, फिर कह रहा हूं कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ लेना अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है जो आपको करनी है, वो क्या है, वो है आपका एक फॉर्मूला बनता है, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इक्वल्स टू W1 अपॉन W2। ये विड्थ है स्लिट्स की, क्योंकि दो स्लिट्स है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। W1 बाय W2, I1 इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे क्वेश्चन हो सकता है, 1:81 वाला क्वेश्चन भी बता रहा हूं कौन सा वाला, एक रिजल्ट है जिसका, ठीक है। और इंटेंसिटी और विड्थ, स्लिट विड्थ का भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करके भी हो सकता है और इन दोनों पे भी क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, यहीं पर ही आई मैक्स और आई मिनिमम वाला भी हो सकता है भैया। A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे न्यूमेरिकल। तो भैया बता दिया न्यूमेरिकल कहाँ पे है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। जो जो टॉपिक बोल रहा हूँ बेटा छोड़ के नहीं जाना है, देख लीजिएगा, पेपर देने के बाद आप बड़े खुश आएंगे अगर वीडियो देखी है तो। चलिए, ये तो हो गया इंटरफेरेंस से। बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट, देखिए डिफ्रैक्शन बड़ा सिंपल सा है। डिफ्रैक्शन में बिल्कुल सब कुछ इंटरफेरेंस जैसा ही हो रहा है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि इंटरफेरेंस में क्या होता था, जो हम ये सेंटर मैक्सिमा, तो बाकी जो भी थे वो सेम उसके इंटेंसिटी के बनते थे, ये सेम इंटेंसिटी। अगर लेकिन डिफ्रैक्शन में बात करें तो भाई होता क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, एक तो इसकी विड्थ डबल होती है, ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी घटती चली जाती है। ये इंटेंसिटी क्यों घटती है, इंटेंसिटी घटने का रीजन है बेटा, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। स्लिट, अगर ये आपकी स्लिट है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे करिए, ये स्लिट बनाई आपने, पहले इसको पार्ट्स में तोड़िए, क्योंकि इस पे जब वेव फ्रंट आएगी तो वेव फ्रंट के आने वाले सारे पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट एक नया सोर्स का काम करता है। लेकिन क्या करते हैं, कुछ जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं इंटेंसिटी को, जब कैंसिल होती है तो इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। भैया ऑब्वियस सी बात है कि इंटेंसिटी अगर यहां एक दूसरे को सब्सटीट्यूएंटली ये अगर क्या करेंगे, ओवरलैप कर रहे हैं और क्रीज पे ट्रफ पड़ जाएगा, तो वो तो कैंसिल आउट करेंगे, तो फिर इंटेंसिटी कम से ही मिलेगी, और कम इंटेंसिटी मिलेगी तो इंटेंसिटी का ग्राफ नीचे जाता रहेगा। और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में दिया हुआ है। मैं इसी वीडियो में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और हाइगन्स प्रिंसिपल दोनों के लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। 100% आप अगर 3 वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटी छोटी वीडियोस है, लेकिन 100% बेटा आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए, फिर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मैंने बता दिया है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं ये बनाते हैं। देखिए एक तो होता है लीनियर विड्थ और एक होती है एंगुलर विड्थ, तो ये एंगुलर विड्थ का बनाएंगे, एंगुलर विड्थ का। और पुरानी वीडियो में मैंने बताया है लीनियर से एंगुलर कैसे निकालते हैं, एंगुलर से लीनियर कैसे निकालते हैं, और बहुत इजी तरीके से बताया है, बहुत सिंपल तरीके से, कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हैं उसको आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ऐसा कहूं कि मॉडर्न का ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है, ठीक है ना। ओके, डुअल नेचर, डुअल नेचर कौन कौन सा है इसमें आपको पता है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, और डुअल नेचर उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही नेचर है उसके पास, ठीक है ना। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया था उसका पार्टिकल नेचर, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन,
आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो कि है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, जिसे हम के ई मैक्स भी बोलते हैं। बेटा यहां पे क्वेश्चन तैयार बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये दे दिया मैंने, देखो ये, ठीक है ना। ओके, अब इसके एक्सपेरिमेंटल बेटा यहां पे है कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां पे एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इंटेंसिटी का ग्राफ, बेटा फिर कह रहा हूं ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इंटेंसिटी का ग्राफ, ठीक है ना, ये जरूर देख लेना इन सारे ग्राफ्स को वर्क फंक्शन के साथ, ठीक है ना, ग्राफ, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत कर लीजिएगा इसको भी, ट्रिपल स्टार कैटेगरी, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन अ ट्रिपल स्टार कैटेगरी, डी ब्रोगली रिलेशन। ये डी ब्रोगली था जिसने हाइगन्स और आइंस्टीन को लड़ने से बचा लिया था। एक कह रहा पार्टिकल है, एक कह रहा वेव है, वो कह रहा भाई लड़ो मत, दोनों है, ठीक है ना। तो दोनों नेचर के बारे में बताया था डी ब्रोगली ने। अब ये डी ब्रोगली से यहां से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन पे भी बना सकते हैं, ठीक है ना, लैम्डा वाली जो इक्वेशन है उस पर बना देंगे, ठीक है ना, मोमेंटम से रिलेटेड वाली, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका डुअल नेचर भी तैयार, ज्यादा फालतू नहीं जाना है, इजी वे में जो सिलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूं उन्हीं को कर लीजिए। नेक्स्ट, और हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, पेपर हाथ में आते ही घबराना नहीं है और बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। ऐसा हो जाता है कि कई बार मैं पेपर मेरा बिल्कुल पड़ा हुआ आ गया और मैं बहुत खुश, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर की नहीं होती है बेटा, थोड़े टाइम थोड़ी देर में रियलाइज होने लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं सब भूल रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है। पेपर मिला, देखा, लग रहा है टफ है, कूल रहो, करते चलो, कुछ मत सोचो कि मेरा क्या होगा, क्या नंबर कम हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई इक्वेशंस याद है, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले याद है, उससे रिलेटेड कोई थ्योरी वगैरह याद है, लिख डालिए, ठीक है ना। और भाई एमसीक्यूज में छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता है। मैं लास्ट ईयर जब कॉपी चेक कर रहा था तो मुझे दिख रहा था कि बच्चे एमसीक्यू छोड़ रहे हैं, वो गलत बात है। एमसीक्यू छोड़ने का मतलब ही नहीं है, अरे भाई कुछ तो 50-50 तो कर ही सकते हो, 50-50 नहीं भी हो रहा फिर भी यार चांस बन रहे हैं, है ना। गलत होगा तो भी नंबर जाने, छोड़ दोगे तो भी नंबर जाने, तो बेटर है कि कर ही लो, अटेम्प्ट कर ही लो, ठीक है। तो अपने आप को काम रखना है, आसानी से नंबर आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये एटम्स में आ जाते हैं। एटम्स में आपने क्या क्या पढ़ना है देखिए, एक्सप्रेशन है यहां पर रेडियस का, ठीक है ना, यहां पे लेकिन मैं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल आने वाला है, ठीक है ना। वेलोसिटी और एनर्जी से या यहां से, दोनों में से एक से न्यूमेरिकल बन जाएगा, फॉर्मूले याद करके जाइएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है कि आप डेरिवेट भी कर लेंगे, लेकिन डेरिवेशन करना वहां पे पॉसिबल नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, अगर वो आपसे ये कह दे कि भाई यहाँ एक इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप मारा है इलेक्ट्रॉन ने, कौन सी सीरीज में रेडिएशन लाई करेगी, इस टाइप का क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बनता है, जिसमें कि रिडबर्ग इक्वेशन का यूज करेंगे आप। रिडबर्ग इक्वेशन पता है ना, 1/लैम्डा यानी कि न्यू बार आर 1+n1² माइनस 1/n2²। बेटा यहां पे भी छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, यहां से कॉन्सेप्चुअल के भी चांस बनते हैं, ठीक है ना। एक चीज और, रदरफोर्ड का फेलियर और बोहर्स का कंट्रीब्यूशन, ये भी पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है ना। तो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 में।
बेटा 12 में मैंने आपको जो जो बताया वही पढ़ लेना, 10 मिनट के टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है, नंबर पूरे आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो बच्चों न्यूक्लियाई पे हम बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 13, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां पे से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यार, यहां पे क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, उस कर्व में भी आपने ये वाला कर्व है, जो इस कर्व में इन पॉइंट्स को देखना है। ये जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं ना, ये बड़े क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं यार, है ना, जहां पे पीक पड़ जाता है वो, और जहां पे डिप पड़ जाता है वो, ये देख लेना। और यहाँ पे बैठा हुआ है आपका आयरन, यहाँ वाले जाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए, ये जाएंगे न्यूक्लियर फिजन करने के लिए। क्यों जाएंगे? क्योंकि बनना सबको आयरन की तरह कह रहे हैं भैया, वो सबसे स्टेबल बैठा हुआ है। छोटे वाले कह रहे हैं हमको आयरन बनाओ, बड़े वाले कह रहे हैं हमको आयरन बनाओ। बड़े वाले टूटेंगे तो आयरन की तरफ हो जाएंगे, छोटे वाले जुड़ेंगे तब आयरन की तरफ हो जाएंगे। तो ये करेंगे फ्यूजन और ये करेंगे फिजन, ठीक है ना। तो बता दिया न्यूक्लियर फिजन कौन करेगा, फ्यूजन कौन करेगा। दोनों के एक एक एग्जांपल याद कर लेना, इसका यूरेनियम वाला कर लेना, फिजन वाले का, और फ्यूजन वाले का हाइड्रोजन और हीलियम वाला, ठीक। ओके, मास डिफेक्ट, भाई एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, आप उनका एक्चुअल मास देखिए, और जब वो बाइंड हो रहे हैं, जब वो एटम बन रहा है, तो जब सब एक साथ आ रहे हैं तब उनका मास देखिए। उन दोनों मास में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका मास डिफेक्ट है। अगर मैं अपने कंपोनेंट्स को अलग करूं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मास अलग, इतने प्रोटॉन्स हैं उसका मास अलग, इतने न्यूट्रॉन्स हैं मास अलग, इन सबको जोड़ दो और एटम के एक्चुअल मास को ले आइए, मास डिफेक्ट मिल जाएगा। मास डिफेक्ट जो भी आएगा डेल्टा एम, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगी एनर्जी। तो यहां पे बन गया है आपका कॉन्सेप्चुअल प्लस एक न्यूमेरिकल के चांस, ठीक है ना। बाकी यहां पे एक आपने पढ़ा है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स का जो रिलेशन बनता है ना एटॉमिक मास से, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो भाई यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं। यहां तक के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर में एक वीडियो और अपलोड करेंगे हम, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनके फिर से आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और उसके जैसे कई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये वाली भी और इसके बाद वाली भी, ठीक है ना। तो बने रहे साथ में। अगला जो आपका चैप्टर है वो है सेमी कंडक्टर। यार देखिए ऐसा है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चलिए देखते हैं। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अच्छा खासा वेटेज होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें डिलीटेड है, तो जिनके बारे में आपने करना नहीं है मुझे, ठीक है। तो देखिए, एक तो आपने एनर्जी बैंड पढ़ना है, इसकी भी वीडियो मैंने डाली है, आप इसको भी देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। एनर्जी बैंड, ओके, यहां पे इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक दोनों के देखेंगे, एक्सट्रेंसिक के भी देखेंगे, इंट्रेंसिक का भी देखेंगे, साथ में पी और एन टाइप दोनों का देखेंगे। भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी टाइप और एन टाइप, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है ना। और भाई बना तो बहुत बच्चों को ले डूब सकता है। तो भाई देख लेना, ये एनर्जी बैंड है। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, भाई देखो ऐसा ज्यादा यहाँ पे से कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ वो ऐसा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में बता दिया है मैंने, दोनों के बैंड डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बैंड डायग्राम्स के साथ साथ एक और चीज है भाई, देखिए
पी और एन टाइप को जो हम जोड़ते हैं तो बनता है हमारा पीएन जंक्शन, ठीक है ना, जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। पीएन जंक्शन डायोड, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बाइस में भी और रिवर्स बाइस में भी। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, जब पी साइड से पॉजिटिव और एन साइड से नेगेटिव जुड़ा होता है तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एमसीक्यूज की बात पहले कर रहे हैं, वो समझिए क्या है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है यहां से, एनर्जी बैरियर कैसे बनता है, एनर्जी बैरियर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या रोल है। भाई जब पीएन जंक्शन बनता है तो पीएन जंक्शन कैसे कैसे करके हम कौन कौन से मेथड है जिससे पीएन जंक्शन को बना सकते हैं, डोपिंग क्या होती है, डोपिंग कैसे की जाती है, और डोपिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो कैसे कि आपने डोपिंग करी, डोपिंग करने से क्या इफेक्ट आया, ठीक है ना। ओके चलिए, हाँ एसर्शन रीजन के चांसेस भी बनेंगे यहां पर से, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। पीएन जंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ट्रिपल स्टार कैटेगरी के अंदर है। यहां से क्वेश्चन पूरे पूरे चांस बन रहे हैं कि पीएन जंक्शन से आएगा। अच्छा, अब पीएन जंक्शन से ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन बन जाए जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हो, यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस दिया हो और यहाँ पे एक ऐसे करके बैटरी लगा दी हो। अब देखिए आपने देखा कि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ठीक, जैसे देखेंगे तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये काम करेगा नहीं, तो इसका कोई रोल रहेगा नहीं, आपका सर्किट बस इतना ही काउंट होगा, समझ लीजिए। तो यहां से इस टाइप का सर्किट वाला क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे आपका एमीटर लगा हो, पूछ दे कि ये भाई एमीटर की रीडिंग क्या है। हो सकता है यहाँ पे, यहाँ कहीं इस पे वोल्ट मीटर लगा दिया जाए या कुछ ऐसे एक दो और रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। ये बता दिया आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस एप्लीकेशन। भाई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्लियरली 10th क्लास के लिए जो वीडियो कल अपलोड करी थी उसमें क्लियर कहा था कि भाई ये ग्राफ है, ये वीआई है और इसमें इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो वो मिलना है। और कहा था 100% ट्रिपल स्टार कैटेगरी में रख के कहा था आएगा। आप देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन बना है वो भी। अब यहां पे एक बात कर लेते हैं एप्लीकेशन, जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन। जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपने सिर्फ एक तो पढ़ना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जिसको नहीं पढ़ा है, जिसने मेरी चैनल की पहली वीडियो है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, और उससे पहले मैंने ये बैंड डायग्राम्स वगैरह समझाए, तो प्लीज रेक्टिफायर पढ़ लीजिएगा। उसमें से हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में से एक तो पक्का आ जाएगा, ठीक है ना, पूरे चांसेस हैं आने के। और या फिर ऐसा पूछा जा सकता है जंक्शन डायोड से, जैसे हमारे फोटो डायोड पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और अगर एलईडी आपके कोर्स में हटी है क्या, शायद देख लीजिए एक बार, सोलर सेल अगर एलईडी हटा है तो मेरे को क्लियरली वो नहीं हो रहा अभी, ठीक है ना, क्योंकि 10th के पेपर में भी ऐसे ही कहा, बच्चों को लग रहा था कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ था, सब कुछ सिलेबस के अंदर ही से था, बाहर से कुछ नहीं आया था। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एक पीएन जंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। ये तीन तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए पूरे सेमीकंडक्टर चैप्टर से, ठीक भैया। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, चांसेस बन रहे हैं पूरे पूरे न्यूमेरिकल ठोकने के इनके। ये न्यूमेरिकल बन गया तो भाई देख लीजिएगा दिक्कत आ सकती है। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो पक्का पढ़ना है, बता दिया है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना ही पढ़ना है, बस इतना ही कर लो, बस बाकी है इससे ज्यादा अंदर घुसो ही मत, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो डिटेल्ड स्टडी कर रखी है तब तो ठीक है, एक बार देख लीजिए, लेकिन अगर नहीं कर रखी है तो इन टॉपिक्स को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे आपके लिए और आपका पेपर पूरा जाने वाला है बढ़िया, ठीक है। तो भाई अगली वीडियो जो हम लोग डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कल के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज देखिएगा। और हाँ, हाइगन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन आप प्रीवियस वीडियोस में से कवर अप कर लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए, और भाई पूरे 70 में 70 खींचने हैं, ये ध्यान में रखना।